हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट की फॉर्म्स की बात करूं तो दो तरह की फॉर्म बताई थी, एक परफेक्ट कंपटीशन, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन हमने कर लिया जिसके अंदर था बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और जो मार्केट होता है, जो इंडस्ट्री होती है, वही जो है प्राइस मेकर होती है। जो फर्म होती है, जो सेलर होता है, वो तो प्राइस टेकर होता है ना। और उसके आने और जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जिट एंट्री पे कोई बैरियर नहीं होता है, आराम से एंट्री लो, आराम से एग्जिट करो। ये परफेक्ट कंपटीशन था। इन परफेक्ट कंपटीशन हमने स्टार्ट किया, वो परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा ऑपोजिट है। इसके अंदर तीन थे, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, लेकिन हमने मोनोपोली कर लिया था। अभी हम मोनोपोलिस्टिक करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, यानी कि जिसमें मोनोपोली होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मोनोपोली जो हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता था, उसमें बहुत सारे सेलर नहीं होते थे, एक सेलर होता था, बहुत सारे बायर्स होते थे। इसके अलावा जो सेलर है वही एक ही सेलर है, वही इंडस्ट्री है, वही प्राइस मेकर है, जो मार्केट है वो प्राइस टेकर बन जाता था। ठीक है, और वो अपने हिसाब से डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करता था, प्राइस को पूरा कंट्रोल कर सकती थी कोई भी एक जो वो मोनोपोली क्रिएट करने वाली फर्म है वो। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ये क्या है, जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता था, जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे बायर्स होते थे, यहाँ पर भी होंगे। तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन से ले लिया कि बहुत सारे सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर होंगे जो क्लोज रिलेटेड गुड्स को सेल करते हैं। बट इसमें मोनोपोली के भी कुछ आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे उसमें कहीं ना कहीं मोनोपोली भी क्रिएट की जाती है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है ना, उसमें दोनों चीज़ें होती है, उसमें मोनोपोली भी दिखेगी आपको और परफेक्ट कंपटीशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो दोनों मिलकर के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना हुआ है। ओके, अब ये कैसे होता है आइए हम पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से भी समझेंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन इसमें मोनोपोली भी है और परफेक्ट कंपटीशन की भी फीचर्स हैं। ओके, कैसे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर टू अ मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन, रियल में यही होता है मार्केट, ना तो परफेक्ट कंपटीशन है ना मोनोपोली। आज के टाइम में बहुत कम है, रेयर है। परफेक्ट कंपटीशन भी रेयर है और आपका जो मोनोपोली है वो भी रेयर है। लेकिन ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है आज के मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करने की भी सिचुएशन होती है और परफेक्ट कंपटीशन भी कुछ फीचर्स होते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म विद सेल क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारी फर्म्स होती है, बहुत सारे बायर्स भी होते हैं और बहुत सारी फर्म्स जो है क्लोजली रिलेटेड गुड्स को सेल करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है। बट यहां पर मोनोपोली कैसे होती है? बट डिफरेंटेड प्रोडक्ट्स, वे जो सेल करती है ना, उन प्रोडक्ट्स क्लोजली रिलेटेड तो होते हैं, बट एक दूसरे के सब्सटीट्यूट एकदम से नहीं हो पाते हैं, उनमें कुछ डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए टूथपेस्ट की बात करें, तो ये जो पेस्ट आते हैं ना, ये पेस्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें सबसे नंबर कोलगेट हो गई, आपकी डाबर हो गई, है ना, और एक और रणवीर सिंह का ऐड आता था ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक वो हो गया, है ना। तो 3-4 कंपनीज हैं, है ना, फ्रेश नाम से आता था। तो 3-4 कंपनीज हैं जो ये पेस्ट बनाती हैं। बट क्या ये पेस्ट सब एक जैसे हैं? हाँ, क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि एक दूसरे की जगह इनका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो बंदा कोलगेट करने वाला है वो कभी भी डाबर नहीं करेगा, जो डाबर को यूज़ करता है वो पतंजलि को यूज़ नहीं करेगा, जो पतंजलि कोलगेट को यूज़ करता है वो कोलगेट को यूज़ नहीं करेगा, कोलगेट को यूज़ नहीं करेगा जो उस पेस्ट को यूज़ करता है। सबकी अपनी अपनी, जो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उन्होंने सबने अपने अपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिए हैं और वो वही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंस हैं। कोई वाइटनेस की गारंटी देता है, कोई मसूड़ों को मजबूत करने की गारंटी देता है, कोई इसमें नमक कम है ना, आपने देखा होगा, झंझनाहट होती है। मतलब हर कोई अपना कुछ क्लेम करता है, अपनी ब्रांड बनाने की कोशिश करता है। पतंजलि शुद्धता की गारंटी देता है, तो हर कोई अपनी अपनी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। और वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में जो एडवर्टाइजमेंट है, जो सेलिंग कॉस्ट है, वो बहुत बेटर करती है। बहुत भयंकर ऐड किया जाता है, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। उसके बाद कंज्यूमर के दिमाग के अंदर ये फिट हो जाता है कि ये है तो सारे प्रोडक्ट एक ही, सबसे दांत साफ ही करने होते हैं, बट मेरे टाइप का ये है, वो मेरे टाइप का ये है, मेरे टाइप का ये है। तो उन्होंने ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके फर्म ने उन प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस पैदा कर दिया है, इसलिए इनको डिफरेंशियल प्रोडक्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्मार्टफोन बहुत सारी कंपनीज के आते हैं,
बट क्या है तो क्लोजली रिलेटेड है, बट फिर भी क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि ब्रांड सबकी अलग अलग है, तो ये डिफरेंशियल हो गए, है ना। किसी कोई महंगा आता है बहुत ज़्यादा ब्रांड की वजह से, कोई सस्ता आता है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, और सब कंज्यूमर की अपनी अपनी पसंद है ना। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पर मोनोपोली भी हो जाती है। कोलगेट ने बहुत राज किया, फिर उसके बाद पतंजलि आया, उसका मार्केट शेयर उसने छीन लिया, है ना। तो जब मोनोपोली ये क्रिएट कर देते हैं ब्रांड वैल्यू के तौर पर, और कंज्यूमर को लगने लग जाता है, और कंज्यूमर अगर उस एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के चक्कर में आ जाते हैं, और आने के बाद में अगर उन प्रेफरेंस देते हैं किसी चीज़ को कि ये बढ़िया है, फिर भले ही वैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाएगा ना, तो भी लोग नहीं लेंगे, तो वो मोनोपोली क्रिएट हो गई। लेकिन कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, कंपटीशन है, फिर भी दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। यस, ओके, इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आज के टाइम में यही सिचुएशन है। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बट नॉट होमोजेनियस प्रोडक्ट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचते थे, वो सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते थे, कोई डिफरेंस नहीं, ना साइज में ना कलर में, है ना, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट हो गए। बट यहाँ पर वैसे नहीं है, उनमें डिफरेंस है, साइज में, कलर में, क्वालिटी में, प्राइस में डिफरेंस है। यस, ईच फर्म एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड हैज अ लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट। लेकिन हर फर्म का मार्केट के अंदर एक लिमिटेड शेयर होता है, पूरा वो कंट्रोल नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये अब अच्छे से मैंने आपको बताया। ईच फर्म इज इन अ पोजिशन ऑफ एक्सरसाइज सम डिग्री ऑफ मोनोपोली। हर फर्म अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करके मोनोपोली जितनी क्रिएट कर सकती है उतनी करने की कोशिश करती है। कैसे करती है वो? थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाती है जो पहले से अवेलेबल है उन मार्केट में उनसे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू अ डिफरेंटिंग द प्रोडक्ट ऑन द बेसिक ऑफ ब्रांड वैल्यू, साइज, कलर, शेप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हर बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं ना, उसमें कलर, साइज, उनका शेप, उनके अंदर फीचर्स, उनके अंदर टेक्नोलॉजी, उनमें काफ़ी कुछ चेंजेस आता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डिफरेंस हो जाते हैं। आईफोन ले लो आप, या फिर नोकिया का फ़ोन ले लो, या फिर सैमसंग का ले लो, या फिर आप चाइनीज़ फ़ोन ले लो, ओप्पो, वीवो वगैरह जो भी है ना, तो उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसीलिए लोग फिर उस हिसाब से उसको पसंद करते हैं। लेकिन उन पसंद की प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का। अभी आएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फर्म इज क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ अदर फर्म्स। ओके, सेलिंग कॉस्ट बहुत मैटर करती है। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंटेड एंड दीज डिफरेंस आर मेड नोन टू द बायर थ्रू सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये कौन बताएगा बायर को, कौन बताएगा कंज्यूमर को? सेलर बताएगा। कैसे बताएगा? मार्केटिंग के थ्रू, सेलिंग कॉस्ट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और जो जितनी अच्छे लेवल की एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन करता है, उसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है, फिर वो प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में। ओके, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आराम से फ्रीडम होती है इस मार्केट के अंदर। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होता है वैसे ही होता है, तो आराम से आप एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं। बट कोई भी फर्म इस मार्केट के अंदर तब भी एंट्री लेती है जब उसको लगता है कि इस मार्केट में कम ही फर्म्स हैं जो पहले से काम कर रही है और वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, एबनॉर्मल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो फिर नई फर्म आती है ताकि उसका प्रॉफिट में शेयर को छीन सके, उसका प्रॉफिट रेशियो कम कर सके। और या फिर एग्जिट कब होती है? जब कोई फर्म एबनॉर्मल लॉस जो है उसको हो रहा है, तो वो फर्म वहाँ से एग्जिट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, पर मोनोपोली मार्केट के अंदर जो है ना, इतना ईजी नहीं है जितना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ईजी होता था एंट्री लेना। यहाँ पर इतना ईजी नहीं है एंट्री लेना, क्योंकि कंपटीशन यहाँ है। ओके, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। जो कंज्यूमर होते हैं ना, और जो बायर होते हैं या सेलर होते हैं, उन डू नॉट हैव अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। सेलर को और बायर दोनों को ही मार्केट की परफेक्ट नॉलेज नहीं होती कि मार्केट में क्या चल रहा है। इस वजह से क्या होता है, कई बार एक ब्रांड इमेज अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाती है, एक इमेज बन गई उनके दिमाग में, तो फिर वो प्रेफरेंस अगर एक बार हो गई किसी प्रोडक्ट की, किसी ब्रांड की, तो उसके बाद उसी क्वालिटी के कितने ही सस्ते प्रोडक्ट क्यों ना मिल रहे हो। समझ में आया? ओके, सेलिंग कॉस्ट क्रिएट आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ब्रांड,
ये सब जो एक आर्टिफिशियल डिमांड को और आर्टिफिशियल दिमाग के अंदर एक क्रिएट कर देते हैं कंज्यूमर के, कि उनको वही गुड्स जो है वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और अदर मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल है भले वो उससे सस्ती हो तो भी उसको खरीदते नहीं है। नेक्स्ट, प्राइसिंग डिसीजन। अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नाइदर अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता था, वो प्राइस टेकर होती थी जो फर्म्स होती थी, ठीक है, मार्केट प्राइस मेकर होता था। और इम्परफेक्ट के अंदर जो मोनोपोली किया, मोनोपोली में क्या होता है, फर्म ही प्राइस मेकर है, मार्केट प्राइस टेकर होता था। लेकिन यहाँ पर ना तो फर्म प्राइस टेकर है ना ही फर्म प्राइस मेकर है। ओके, तो फिर कैसे होता है काम? द एक्सटेंट ऑफ पावर टू कंट्रोल प्राइस डिपेंड अपॉन द हाउ स्ट्रांगली द बायर आर अटैच्ड टू हिज ब्रांड। प्राइस पूरी की पूरी बायर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि बायर्स जो हैं, कंज्यूमर्स जो है, वो आपकी ब्रांड के साथ कितना अटैच्ड है। अगर वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो फिर आप प्राइस मेकर बन सकते हैं। अगर अटैच नहीं है तो आपको फिर प्राइस मार्केट के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ेगी। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ पर क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है बहुत सारी फर्म्स के बीच में, क्योंकि सारे प्रोडक्ट तो एक ही क्लोजली रिलेटेड है ना, एक ही यूज़ के लिए बना रही है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है, साइज, कलर, फीचर्स, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह में कुछ डिफरेंस होता है। बट अब उनके बीच कंपटीशन तो होता है, बट वो कंपटीशन जो होता है ना, कैसा होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। आज के टाइम में फुल है ही। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कैशबैक मिलेगा, आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से परचेज कीजिए, आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस क्रेडिट कार्ड से परचेज कर लीजिए, आपका 5% 10% आपका कैशबैक आएगा, है ना, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नॉन प्राइस कंपटीशन है, प्राइस कम नहीं करते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन रेफर टू कंप्यूटिंग विथ अदर फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, कुछ फ्री गिफ्ट्स मिल गया, मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, आप अपने हिसाब से क्रेडिट टर्म्स ले सकते हैं, विदाउट चेंजिंग प्राइस ऑफ देयर ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं करते हैं, कुछ और ऑफर्स निकालते हैं। ओके, तो ये होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। और ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, ये आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अभी यही तो मार्केट चल रहा है करंट में, तो आप जानते हैं कि हाँ मार्केट में भी ऐसा ही होता है। ओके, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो सेम कर्व है जो मोनोपोली के अंदर होता था, वो सेम कर्व बनेगा इधर। उसकी रीज़न मैं बता दूँ आपको, उसका रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अगर किसी भी एक फर्म को अपना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल करना है, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ले लेते हैं। अगर किसी एक फर्म को अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचना हो, ठीक है, तो वो कैसे बेचेगी, कैसे बेचेगी? एक तो उसका तरीका है ब्रांड क्रिएट करें, ओके, ब्रांड क्रिएट कर ली। दूसरा, अगर डिमांड मार्केट में जो है वो कम है तो उस डिमांड को कैसे ऊपर लाया जाएगा, प्राइस को कम करो, बस। तो यहाँ पर यही होना है। मान लेते हैं प्राइस 2, 4, 6, 8, 10, 12, मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की 12 रुपये प्राइस है तो वो बिल्कुल कम सेल हो रहा है, उसकी सेल 10 है, 10 रुपये प्राइस कम करी तो सेल बिल्कुल बढ़ेगी। आपको पता ना, कई सारी सेल्स वगैरह रखती है, बहुत सारी ब्रांड जो है डिस्काउंट देती है, तो वहाँ पर एकदम से प्राइस तो कम हो जाती है लेकिन उनकी बिक्री बढ़ जाती है, और उस वजह से जो ये कर्व है कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, और इसके अंदर भी हमेशा ध्यान रखना, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा कम होगा आपके एवरेज रेवेन्यू से। क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप एक और एक्स्ट्रा यूनिट अगर सेल करना चाहते हैं तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचनी है तो वो सस्ते में बिकेगी, तो आपकी जो एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से रेवेन्यू आएगी वो जो नॉर्मल आपकी रेवेन्यू है उससे कम आएगी, एवरेज रेवेन्यू से हमेशा कम आएगी। तो इसी के साथ हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट कर लिए नहीं है, अभी एक और बाकी है, ओलिगोपोली जो है वो बाकी है। उसके अलावा अभी तक हमने परफेक्ट कंपटीशन कर लिया, इम्परफेक्ट में 2 कर लिए, मोनोपोली कर लिया, मोनोपोलिस्टिक कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे। और ये सब जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये सब अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।